हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम आज बात करेंगे रेजोनेंस पर, और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस लिखा हुआ है। आप 11th में, जो क्लास 11 में आप गए होंगे ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है। और इवन रेजोनेंस टर्म कई बार आपकी केमिस्ट्री की बुक्स में भी दिखता है। जो बॉन्ड पढ़ते हैं, आप बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ रेजोनेंस नाम आता है। तो ये रेजोनेंस क्या होता है? कहीं इसमें जो साउंड होता है ये तालमेल जैसा, या किसी तरह का ऑसिलेशन जहाँ होता है, या ऑसिलेटरी मोशन होता है, या ऑसिलेटरी वेरिएशन है ना, एक तरह से हार्मोनिक वेरिएशन होता है, तो वहाँ पर कुछ रेजोनेंस जैसा नाम आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या मीनिंग है, आप कुछ तो थोड़ा सा पहले समझ रहे होंगे कि अगर ये मैकेनिकल ऑसिलेशन में रेजोनेंस का नाम आ रहा है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है। और इस केस में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी, या आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वोल्टेज का और करंट का साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो रेजोनेंस आप मैकेनिकल रेजोनेंस पढ़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, दोनों की एनालॉजी कुछ ऐसी ही है जैसा आप कुछ पहले पढ़ते आए। तो कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम होता है या ऑसिलेटरी सिस्टम होता है तो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए उसके मीन पोजीशन से या इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो वह क्या करता है, ऑसिलेट करता है उस मीन वैल्यू और मीन पोजीशन के अबाउट। तो उसी फ्रीक्वेंसी के आसपास का कोई डिस्टर्बेंस उसको दिया जाए तो ऑसिलेशंस बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। मीन्स जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, जो ऑसिलेटर है, वो एनर्जी बाहर से ले सकता है। जिस डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं उससे एनर्जी, तो जो डिस्टर्बिंग सोर्स है, जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस अप्लाई कर रहा है, उससे एनर्जी ले सकता है सिस्टम, अगर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास की हो तो ऐसा ही रेजोनेंस होता है। तो आइए हम बात करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। तो पूरा वीडियो देखा करिए, तभी फिजिक्स को एंजॉय कर सकते हैं और आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, हम यहाँ पर क्या ऑसिलेट कर रहा है और कहाँ रेजोनेंस होने के चांस हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हम कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसके करस्पॉन्डेंस में एक करंट चलती है, और ये करंट हो सकता है थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे चल रही हो। ऐसा हो सकता है कि करंट फेज में थोड़ी सी क्या हो, पीछे हो, या फेज में थोड़ी आगे हो, ये ओके। तो हो सकता है कि ये करंट आई और ये वोल्टेज V हो। तो V तो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है, इधर क्या है, टाइम के साथ वेरिएशन है, और यहाँ पर वोल्टेज और करंट का वेरिएशन इसके अलॉन्ग है। यहाँ ओरिजिन आप देख रहे हैं, वही सोर्स है, इस सोर्स की वजह से करंट है, ये हम जानते हैं। और कोई भी चीज़ अगर इसकी वजह से भी ऑसिलेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि सर्किट क्या है, वो सिस्टम क्या है, ऑसिलेटर है। किसी डिस्टरबेंस के देने पर कहीं पर ऑसिलेशन या हार्मोनिक वेरिएशन हो रहा है तो क्या कहेंगे, वो सिस्टम क्या है, ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। और इस सिस्टम में क्या ऑसिलेट कर रहा है, किस चीज़ की वैल्यू साइनसॉइडली चेंज हो रही है, तो यहाँ करंट है और वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरली हम क्या लिखते हैं कि V इक्वल्स VM साइन ओमेगा t, ओके। तो यहाँ पर क्या ऑसिलेट कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। ये तो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी या जनरेटर है, इसको लाया गया। इसके रिजल्ट में क्या ऑसिलेट कर रहा है, करंट की वैल्यू, वो भी ऑसिलेट कर रही है। इसी वोल्टेज, वही सोर्स है, वही एनर्जी देने वाला सोर्स है, और अगर करंट का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होने लगे
बहुत बड़ा हो जाए तो ये सर्किट पर डिपेंड करेगा कि वही सोर्स है, एनर्जी जो सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रहा है कि करंट का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जा रहा है। यानी कहने का मीनिंग क्या है, कहने का सेंस क्या है कि ये टाइम के साथ करंट का वेरिएशन हो रहा है। मान लेते हैं करंट का वेरिएशन कुछ टाइम के साथ इस तरह है कि करंट का वेरिएशन ये टाइम के साथ ऐसा है, और कि सिस्टम को कुछ ऐसे चेंज किया जाए कि इसी वोल्ट के लिए, इसी अप्लाइड सोर्स के लिए यही करंट क्या हो जाए, थोड़ा और बड़ी हो जाए, थोड़ा और इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाए। करंट ज़्यादा होने का मतलब एम्पलीट्यूड बड़ा, तब कितनी भी ज़्यादा करंट, कितनी भी एवरेज करंट ज़्यादा हो जाएगी, इसमें क्या होगा, जीरो जाएगा ही, रिवर्स होगा ही, अल्टरनेटिंग है। और तो देखिए क्या हो जाए, और ये बड़ी करंट का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाए। ओके, ये सिस्टम ऐसा क्या हो, जो ऑसिलेटर सिस्टम है या जो सर्किट है जहाँ पर ये करंट का ऐसा वेरिएशन हो रहा है, डेफिनेटली वो ऑसिलेटर सर्किट है, वहाँ ऑसिलेशन हो रहा है। और इस तरह का वोल्टेज लगाने पर इस तरह की करंट कहाँ चलती है, आप वो देखते ही हैं कि जो LCR सर्किट है वो ऑसिलेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, इस पर हम एक बार आगे भी बात करेंगे LC ऑसिलेशंस में, कि जो जहाँ पर कंपोनेंट ये होता है कैपेसिटर और इंडक्टर, जहाँ ये दोनों लगे होते हैं जिस सर्किट में, वहाँ उसकी नेचर ऑसिलेटरी हो जाती है। और यही नहीं, अगर इस कैपेसिटर में क्या करते हैं, अगर देखिए कैपेसिटर को अगर चार्ज कर दिया जाए और इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए, इसको चार्ज करके इंडक्टर से कनेक्ट कर दें और इसको ऑन करें, हम मान लेते हैं कि ये पहले से क्या है, चार्ज्ड है और ये निगेटिवली चार्ज ये प्लेट है, और जैसे ही इसको ऑन करते हैं अपने आप चार्ज तो कर ही दिया है, तो ये करंट चलती है इसमें, और ये करंट क्या होती है, ये रिवर्स होती है अल्टरनेटली, और ये एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से ऐसे ऐसे चलती है। तो ये ऑसिलेटिंग नेचर का होता है। तो जिस सर्किट में ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ये कंपोनेंट होंगे, उसकी नेचर ऑसिलेटिंग होगी। जैसे आप पेंडुलम को कहते हैं कि पेंडुलम एक ऑसिलेटिंग नेचर की चीज़ है, उसमें ऑसिलेशन होता है। अगर उसको डिस्टर्ब कर दें तो जैसे इसको कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और ऑन कर दिया, वैसे ही पेंडुलम क्या किया, मीन पोजीशन से खींच के और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो ऑसिलेशन है वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं। वहाँ पर पेंडुलम का जो पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट है वो साइनसॉइडली वेरी करता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी साइनसॉइडली वेरी करते हैं, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है करंट का, वोल्टेज का, और इवन कैपेसिटर को बस चार्ज करके और ऑन कर दें, यहाँ पर चार्ज करके इंडक्टर से कनेक्ट कर दें और ऑन कर दें, तो ये अब बिना सेल या बैटरी के, बिना जनरेटर के क्या होगा, ये ऑसिलेटिंग करंट इसमें ऐसे ऐसे क्या होगी, चलेगी। इसलिए कहते हैं ये नेचर इनका ऑसिलेटिंग होता है। ठीक, हर कुछ ऑसिलेट नहीं कर सकता। आप एक सिंपल ऐसे थ्रेड बस ऐसे ले लें पतला सा और ऐसे खींच के छोड़े तो ऑसिलेट नहीं करेगा। आप एक एल्युमिनियम वायर ऐसे ले लें और यहाँ पर ऐसे लटका दें और उसको एल्युमिनियम वायर को यहाँ पकड़े रहें जोर से और खींच के ऐसे छोड़ दें, मुड़ा रह जाएगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। जिस सिस्टम में दोनों चीज़ें होती हैं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी और रीस्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग जैसी प्रॉपर्टी होती है, वो ऑसिलेट करता है। जो LCR सर्किट है वहाँ L और C दोनों हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं, तो वो ऑसिलेटिंग नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होते हैं। यहाँ सेल या बैटरी न लगाएं, जनरेटर न लगाएं, तो भी क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज करके डिस्चार्ज होने को छोड़ दें तो ऑसिलेटिंग करंट चलती है, इसमें बैक एंड फोर्थ बार बार चलेगी। तो इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर इसी में अब क्या करें, कोई एनर्जी सोर्स जोड़ दें, कोई जनरेटर्स जोड़ दें जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर सके, तो क्या होगा, उससे ये सिस्टम एनर्जी ले सकता है। और सबसे इजी वे में एनर्जी कब लेगा, जब उस सिस्टम या उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास होगा। तब क्या होगा, जब एनर्जी लेगा तो क्या इसमें दिखेगा,
इसके करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। करंट तो ऐसे ऐसे आई जा रही है, करंट तो ऐसे फ्लो ही कर रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत बड़ा तब हो जाएगा जब जो सोर्स यहाँ जोड़ रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। यानी जैसे कि चार्ज करके इसको ऐसे छोड़ दिया है, ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जनरेटर अगर कोई जोड़ दे यहाँ पर, यहाँ कोई जनरेटर या यहाँ पर कोई जनरेटर, हाँ ठीक, कोई एसी सोर्स जोड़ दें, जनरेटर जोड़ दें, V = Vm sin ओमेगा वाला, ऐसा इतने इस वोल्टेज वाला, तो क्या करेगा, एक तरह से एनर्जी देगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे या आसपास आए, तो जो इसमें करंट चल रही थी ना, एक तो अपनी जो यहाँ एनर्जी पहले दिया था, स्टोर किया था, उसी एनर्जी से करंट चल रही थी बैक एंड फोर्थ, लेकिन ये खुद एनर्जी देगा और इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए सर्किट के, तो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी सर्किट ले लेता है और बहुत बड़े एम्पलीट्यूड की करंट, तब ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत हायर वैल्यू तक करंट जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत हायर वैल्यू तक करंट जाएगी, और ऐसे ही चलेगा। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हो रहा है, यही रेजोनेंस है, ठीक। सो मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनहांसमेंट और इंक्रीजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज रेजोनेंस। ओके, तो यही आई, हम देखते हैं यहाँ पर। तो a circuit having components capacitor and inductor is of oscillating nature, ऑसिलेटिंग नेचर, ओके, इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एंड हैज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, if capacitor is charged and then allowed to discharge through an inductor, okay, then an oscillating current okay flows back and forth in the circuit okay with its natural frequency, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अगर ये सर्किट ड्राइव करें किसी एक्सटर्नल सोर्स से और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास हो जाए, उसके लिए इक्वल हो जाए, तब जो करंट इसमें फ्लो कर रही है ना उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, नाउ इफ सर्किट is driven by some external alternating source,
करंट किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। ओके, देन ऑसिलेटिंग करंट फ्लोज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ओके, ये तो जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हैं और उसमें कोई सोर्स नहीं लगाया गया है बाहर से, देन क्या होता है कि जो करंट फ्लो करेगी उसमें वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बैक एंड फोर्थ होगी। लेकिन अगर उसमें सोर्स कनेक्ट कर दें और उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग भी है तो क्या होगा? अब जो करंट चलेगी क्या होगा? वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी चलेगी। वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। हो सकता है कि वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ना हो, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी से तब करंट चलेगी। लेकिन तब क्या होगा? जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम बदलें और ये फ्रीक्वेंसी उतनी ही हो जाए जितनी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करें, ठीक है। अगर सोर्स में जो सिर्फ कौन जनरेटर के जो राउंड्स हैं पर सेकेंड वो चेंज करें, धीमा या तेज कर दें, तो क्या होगा? तो जो अल्टरनेटिंग करंट होगी या वोल्टेज होगा वो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बदल करके हम जो सोर्स की एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ले आएँ, तब क्या होगा? तब सर्किट में करंट जो फ्लो करेगी उसी सोर्स से बहुत हाई एम्पलीट्यूड की करंट चलेगी। वही सोर्स है, उससे एम्पलीट्यूड क्या होगा करंट का? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को रेजोनेंस कहते हैं। यानी सर्किट का तालमेल किससे बैठ पाता है? जिसको कहते हैं कि मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोग बात में कहते हैं उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ा मैच करती है, उनसे हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, वैसे बोलते हैं ना। ट्यूनिंग का मतलब क्या? ट्यूनिंग का मतलब वही है, ट्यूनिंग का मीनिंग ही है कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग। जैसा जैसा हम करते हैं वैसा वैसा वो भी चाहता है या पसंद करता है। तो कहते हैं हमारी उनसे ट्यूनिंग अच्छी बनती है कि नहीं? फ्रेंड लोग कहते हैं क्यों साथ साथ भाई उनसे हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, तो या उनके साथ हम कोई काम साथ साथ कर सकते हैं, तो ट्यूनिंग अच्छी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि साइंस की लैंग्वेज में, ऑसिलेशन की लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? वो रेजोनेंस है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐसी है। तो सर्किट कैसी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी चाहता है? सर्किट अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी चाहता है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तब एनर्जी बहुत अच्छा ले लेगा, ज़्यादा एनर्जी सोर्स से वो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड दिस सर्किट विल अलाउ करंट विद हायर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज रेजोनेंस। ओके, if frequency of external source becomes equal to the frequency of equal to the natural frequency of circuit, natural frequency of the circuit, then circuit allows an alternating current with very high amplitude, ओके। इसी को आप क्या कहते हैं? रेजोनेंस। दिस मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, this matching of frequency is called
रेजोनेंस। ठीक, तो याद रखिए सर्किट में जो भी करंट होगी दैट करंट विल फ्लो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ओके, बट amplitude of current will be very high if source frequency becomes equal to the natural frequency of the circuit। यानी सर्किट किस फ्रीक्वेंसी की करंट के लिए सबसे कम अपोजिशन ऑफर करता है, इसका मीनिंग यही ना हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो सर्किट सबसे कम अपोजिशन ऑफर करेगा करंट के लिए, तभी तो एम्पलीट्यूड बहुत हाई होगा। करंट का एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब कि सबसे कम अपोजिशन ऑफर करेगा। सो इट इज दिस क्लियरली indicates that at resonance circuit offers very small opposition, very small, or you can say minimum opposition, to current, opposition to current। ठीक है, तो अपोजिशन यहां पर क्या है? अब सर्किट का एलसीआर सर्किट का अपोजिशन क्या है आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा तभी, यानी रेजोनेंस के टाइम में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता होगा तभी तो करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि करंट का एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं क्या होता है। करंट का एम्पलीट्यूड देखिए, ये हम बात उस पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? Vm, अप्लाइड वोल्टेज है, इसका एम्पलीट्यूड Vm है, और रिजल्टिंग करंट कैसी चल रही है? रिजल्टिंग करंट मान लेते हैं जैसी भी हो, आगे हो पीछे हो, एक इस समय ये आगे हम जो बना रहे हैं वो अहेड है, ठीक है, ऐसे ये करंट I, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ ये इसको हम क्या बोलेंगे? Im, ये ना है मैक्सिमम वैल्यू Im, या ये Im, ये Im है यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एलसीआर सर्किट है, रिजल्टिंग करंट और वोल्टेज दोनों का मैक्सिमम, अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम इस टाइम पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये टाइम, यहाँ पर क्या है? टाइम एक्सिस है ना। तो रिजल्टिंग अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम यहाँ आ रहा है और रिजल्टिंग करंट का मैक्सिमम इसी टाइम पर आ जा रहा है, थोड़ा पहले ही आ जा रहा है, तो बोलेंगे करंट क्या है? अहेड है, फेज में आगे है। और लेकिन ये अलग अलग टाइम पर, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग टाइम पर आ रही हैं, अलग अलग इंस्टेंट पर आ रही हैं, लेकिन Vm अपॉन Im दोनों की अलग अलग टाइम पर आने वाली मैक्सिमम वैल्यूज का रेशियो भी क्या होता है? Z होता है। ठीक है, ये Z इंपेडेंस है, तो ये तो तय है कि Vm बाई Im क्या होगा? ये इंपेडेंस सर्किट का होगा। और ये Z मिनिमम कब होगा? करंट का एम्पलीट्यूड, तो Im क्या है? Im इक्वल्स Vm बाई Z, ये लिखेंगे ना। तो Z Im यानी करंट का एम्पलीट्यूड ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाए, ये कब होगा? जब ये और Z क्या हो? और छोटा ऐसे हो जाए, तो हम देखेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड भी करता है। तो आइए देखते हैं। तो मिनिमम अपोजिशन, if amplitudes of
applied voltage and resulting current are Vm and Im रेस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे? देन Vm अपॉन Im will represent impedance यानी इफेक्टिव अपोजिशन। ये ना हो जाएगा इफेक्टिव अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द सर्किट। Vm upon Im equals Z, okay, or amplitude of current Im equals Vm upon Z, okay। तो at resonance the amplitude of current becomes maximum possible, जितना उस सर्किट के लिए पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम उतना हो जाता है। इसका मतलब Z क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा उस समय। सो एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। एट रेजोनेंस ओके, amplitude of current becomes maximum because impedance becomes minimum, impedance becomes minimum। ओके, तो I एम्पलीट्यूड ऑफ करंट Im और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम कब हो जाएगा? Vm वही है, Vm वही है, सोर्स वही है, एम्पलीट्यूड वही है, Z मिनिमम ये हुई। अब देखते हैं Z कैसे वेरी करता है। वी नो Z इक्वल्स क्या होता है? देखिए आर स्क्वायर, LCR सर्किट है ना, आर स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर, या क्या लिखते हैं? Z इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। यहां ओमेगा क्या है? ओमेगा यहां पर क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सोर्स का। So omega, this is angular frequency of source, angular frequency of source। okay, angular frequency of source, जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया गया उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी सर्किट की भी फ्रीक्वेंसी होगी। लेट resonance occurs
for the frequency omega, frequency ओमेगा नॉट, ऐसा मान लीजिए कि ये ओमेगा नॉट इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है। इट मीन्स ओके Z will become minimum for this frequency of source. Okay, यानी कि सर्किट ऐसे तो आप रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस भी एक अपोजिशन है, लेकिन ये किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर क्या कर रहे हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जैसी होगी वैसा अपोजिशन ऑफर करेगा सर्किट। अपोजिशन कौन ऑफर कर रहा है, सर्किट, और अप्लाई क्या कर रहे हैं, सोर्स। सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल दें तो अपोजिशन बदल जा रहा है। अब सर्किट में क्या है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C वाले कंपोनेंट्स हैं। ये अपोजिशन ऑफर करते हैं करंट के लिए। करंट कौन फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, सोर्स, या चला रहा है, तो सर्किट को ड्राइव कर रहा है सोर्स, उसको अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं ये दोनों, इस सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इनका अपोजिशन सोर्स कैसा इनके ऊपर एफर्ट लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बदल रही है तो इन दोनों का अपोजिशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पर कि एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ओमेगा एल है, और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ओमेगा C है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस तो कम होगा, लेकिन इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जो Z की वैल्यू है, ओके, डेफिनेटली ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ओके। भाई ये तो रहेगा यार, सर्किट का कम फ्रीक्वेंसी बदलने से कौन बदल रहा है, ये टर्म बदल रहा है ना, ओके। सो ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, okay, the term, which term, omega L minus 1/omega C changes, and for Z minimum, and for minimum Z, minimum impedance, तो यही जीरो होगा ना, ये जीरो का तभी मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें से दोनों, ये तो स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई इसमें से डिफरेंस अगर होगा तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू बड़ी ही होगी। ये तभी मिनिमम होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। सो ओमेगा L minus 1/omega C equals 0, ये होगा तभी, ठीक है। और XL minus XC equals 0, ठीक। तो ये किस फ्रीक्वेंसी पर होता है, ओमेगा नॉट पर होता है। देन Z minimum equals R square minus plus 0 square, so this is equal to R। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के, इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, तब फिर वापस आ जाते हैं यहां पर। सो वी हैव ओमेगा नॉट L, okay, omega equals omega naught and omega L equals 1/omega C, okay,
और ओमेगा नॉट इक्वल्स 1/L √1/LC। ये फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी तो रेजोनेंस होगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सो दिस क्लियरली implies that this clearly implies that omega naught equals 1/√LC is the natural frequency of source, is the natural frequency, okay, natural frequency of the circuit, not source, सर्किट के सोर्स तो आप बदल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ना, ये फ्रीक्वेंसी। तो हुआ क्या क्या यहाँ पर, एक तो देखिए क्या होगा, Z क्या है R, केवल अपोजिशन रेजिस्टेंस रह गया, तब क्या हो जाएगा, फेज करंट और वोल्टेज का क्या हो जाएगा रेजोनेंस के टाइम में, R और बस R इफेक्टिव रह गया ना, ओमिक रेजिस्टेंस इफेक्टिव रह गया, तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा, सेम फेज में होंगे। तो एक तो हमें पॉइंट्स ये मिलते हैं कि Z तो मिनिमम होगा और फेज क्या होगा, दोनों का फेज सेम होगा, फाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन ओके, क्या हो जाएगा, एक तो Z मिनिमम हो जाएगा, Z इज मिनिमम, ओके, Z इज मिनिमम, Z is equal to R. This indicates that at resonance क्या हो जाएगा, करंट और वोल्टेज का फेज सेम होगा, करंट एंड वोल्टेज है ना, अप्लाइड वोल्टेज are in same phase मीन्स फाई क्या है हो जाएगा यहाँ पर 0, ये जरूर हो जाएगा। तो ये इनके रिजल्ट है और एक बहुत पॉपुलर ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और करंट के एम्पलीट्यूड के साथ। कि मान लेते हैं करंट ऐसे चल रही है ये, ठीक है, तो रेजोनेंस के टाइम में क्या हो जाएगा, ये ऐसे और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये और बड़ा हो जाएगा ऐसे एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो और बड़ा हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऐसे, ओके, ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये भी IM है ना, ये भी एक वैल्यू IM है, ठीक है, बाद में बढ़ गया थोड़ा फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते भी हैं जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी है, और ये भी IM ही है, ठीक है, ये भी IM ही है, कोई डबल डैश कर देते हैं, और ये जो IM है वो IM मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है IM मैक्सिमम। तो ये करंट का एम्पलीट्यूड, तो इनके बीच ये जो IM है वो किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये से थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, रेजोनेंट, किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के थोड़ा ज़्यादा करीब हो गई तो और बढ़ गया, थोड़ा और ज़्यादा क्लोज हो गया सर्किट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की और क्लोज हो गया, तो यहाँ हो गया एम्पलीट्यूड, और ये इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया जब सर्किट, जो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया
जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया। ऐसे कुछ ना कुछ सर्किट में रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो फिर भी ये लिमिट होती है। जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होता किसी वायर में, वायर ही है, कनेक्टिंग वायर है, थोड़ा रेजिस्टेंस उसमें होगा। तो करंट का एम्पलीट्यूड का एक लिमिट तो होगा, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो यही तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ ये वैल्यू एम्पलीट्यूड की, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो वो ग्राफ कैसा आता है? ओके, सो एम्पलीट्यूड हियर, एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट is increasing as frequency of source okay approaches the resonant frequency। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे अप्रोच करता है उसकी ओर करीब जाता है, एम्पलीट्यूड और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। तो इसका ग्राफ एक है जो हम इस तरह प्लॉट करते हैं। On this axis here, this is frequency of source, okay, frequency of source, here amplitude of resulting current IM की इधर वैल्यू है, जैसे है ना IM की ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो IM की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो IM की वैल्यूज है ऐसे बढ़ रही है। और ये 0, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के इक्वल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, करंट का एम्पलीट्यूड यहां पर मैक्सिमम होगा। तो ये इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो देखिए ये ग्राफ कैसा जाता है, यहां पर और फ्रीक्वेंसी क्लोज जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की और ऐसे बढ़ाएं तो ये होता है, इतना एम्पलीट्यूड होता है। थोड़ा और क्लोज जाएं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, थोड़ा और क्लोज जाएं तो एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यहाँ पहुँच जाता है। थोड़ा और क्लोज जाएं तो एम्पलीट्यूड यहाँ हो जाता है। करंट का एम्पलीट्यूड ये ऐसे हो जाता है। इतना सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है तो करंट का एम्पलीट्यूड इतना होता है। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो करंट का एम्पलीट्यूड ये होगा। ऐसे ये पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं वही चीज़ है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी होती है तो करंट का एम्पलीट्यूड देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इधर हो जाता है यहाँ पर। और करंट का एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब फ्रीक्वेंसी सोर्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी इस फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। तो ये आपको मिलता है ऐसा ग्राफ। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फिर फ्रीक्वेंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड नीचे आ जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा। तो फिर कुछ वैसे ही सिमेट्री के साथ समझिए आता है कि यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे, और इस सोर्स की इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैल्यू यहाँ पर ये, और सोर्स की इस फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू यहाँ पर ये, इस फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू यहाँ पर, इस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर ऐसे, और इस तरह। तो ये जो ग्राफ मिलेगा आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ये ठीक, ये ग्राफ किसके बीच ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी और ये वैल्यूज जो IM की जो वैल्यूज है ना, इनके बीच ग्राफ है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ऐसा मजा नहीं है कि यही चीज़ साइड ही ड्रॉ कर दी है, साइड नहीं है। ये चीज़ क्या है, जो यहाँ वैल्यू है वो IM मैक्सिमम, ये चीज़ है।
तो जो आई एम मैक्सिमम है वो जेड मिनिमम है, यानी कह सकते हैं ना कि आई एम मैक्सिमम का मीनिंग क्या हो गया, वी एम अपॉन जेड मिनिमम, एंड जेड मिनिमम इज व्हाट, आर। आई एम मैक्सिमम दिस इज वी एम अपॉन आर, ही ना है। तो आर की वैल्यू तय करेगी कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये रेजोनेंट एम्पलीट्यूड है करंट का ना, ठीक है ना, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ऐसा होगा। तो आर की वैल्यू डिसाइड करेगी क्या होगा। तो आर की वैल्यू अगर बड़ी है तो फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा एम्पलीट्यूड है, अगर आर की वैल्यू बड़ी है तो ये छोटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड भी छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। ये बड़ा होगा तो क्या होगा, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड छोटा होगा। तो डिपेंड करता है कि कैसी आर की वैल्यू। तो अगर आर की वैल्यू फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ आर, इसके लिए जो R है R1, और इसके लिए जो ये है इसके लिए क्या है R2 है, सर्किट का रेजिस्टेंस यानी Z मिनिमम, ठीक है। तो इस क्लियरली क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या दिखा रहा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना। R2 जिसके लिए अगर R बड़ा है उसका रेजोनेंट एम्पलीट्यूड करंट का कम है, तो ये रेजोनेंट एम्पलीट्यूड कम है करंट का, किसके लिए, दूसरी केस के लिए, ये R है। तो इनका इंपॉर्टेंस है बहुत इस रिलेशन का, और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है LCR और रेजोनेंस, ठीक है। ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करिए कि ये क्या होगा। और इसका जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी है, ट्यूनिंग सर्किट्स में इनका यूज़ होता है। यार आजकल ट्यूनिंग सर्किट तो बहुत डिजिटल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सेंस वही है, आने वाले सिग्नल्स क्या करते हैं, सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे आप कोई सर्किट होगा, उसमें एंटीना होगा, तो बहुत कई ट्रांसमिटिंग स्टेशन से वेव्स आ रही हैं, वो वेव्स क्या करती हैं, जो रेडियो वेव्स हैं, वो एंटीना में चार्जेस को ऑसिलेट कराती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक तरह से चार्ज के ऑसिलेट कराने वाला सोर्स वो होती है। तो बहुत सारे ऑसिलेशन एंटीना में हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन हैं और उनसे जो वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, उनके अंदर में ऑसिलेशन होता है एंटीना के अंदर। तो आप जो रिसीवर सर्किट है, कौन से ऑसिलेशन के लिए इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, उस ऑसिलेशन का। भाई कई ऑसिलेशन बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के हो रहे हैं, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए ऑसिलेशन बड़ा हो जाएगा, मीन्स करंट का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं रिसीव कर लिया, उसको बोलते हैं रिसीव कर लिया, यानी उस फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को रिसीव कर लिया, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी, ये अगर देखिए एक पेंडुलम है ऐसे, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर, और ये इसकी लेंथ होती है। हम अगर इसको ऐसे छोड़ दें, घुमा दें ऐसे, तो ये इसकी ये कैसे घूम रहा है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है ऐसा। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दूँ, देखिए मैं अगर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे कर लूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं सोर्स हूँ, ठीक, पीरियोडिक सोर्स, मैं पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, ठीक है ना। तो पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कितनी है, थोड़ा देर में जाके एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है, काफ़ी, है ना। इसका जो ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसे ये चीज़ हो रहा है ना, इतने टाइम में कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा ऑसिलेट करूं, इसको डिस्टर्बेंस दूं, तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा। या ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें बहुत सारा कुछ चेंज नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, डैम्प हो गया बल्कि। और अगर
इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, मैं बहुत धीरे धीरे और वो कराऊँ, ऐसे ले जाऊँ इसको ऐसे ले जाऊँ, तो भी क्या हो रहा है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसको, तो भी इसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे कम फ्रीक्वेंसी से मैं ऑसिलेट करा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी जो मैं ऐसे से कर रहा हूँ, मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास हुई तो ये बड़े बड़े ऑसिलेशन करेगा, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसे मान लीजिए ऑसिलेट कर रहा है और मैं अपने हाथ को इसी की फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करा रहा हूँ, देखिए मेरा हाथ धीरे धीरे हिल रहा है। सोचिए कि मैं बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ऐसे ऑसिलेट करा रहा था, तो भी ये एनर्जी नहीं ले रहा था मेरे से, मेरे हाथ से एनर्जी ले नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूँ, अब देखिए मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लिया, और अब जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, अब मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो ये हमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लिया और एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया, तो ये एक्सेप्ट भी करेगा रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। मैं बहुत धीरे धीरे हाथ अपना चला रहा हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी पे चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहा है। और यही देखिए ऐसे ऐसे कर दूँ, अभी डैम्प हो गया, अभी ऐसे ऐसे जल्दी कर दूँ तो ये क्या होगा, डैम्प हो गया। तो ये अलग फ्रीक्वेंसी वाले डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अलग फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है वो ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसे मैं कर रहा हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बहुत। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में ऐसे घुमा रहा हूँ ये, ठीक है, देखिए मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा ही घूम रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में है, फ्रीक्वेंसी वही है जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो ये बहुत तेज़ बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो मेरे हाथ से जो पीरियोडिक फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी मेरा हाथ ऐसे से चल रहा है ना धीरे धीरे, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये मेरे हाथ के चलने की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है तभी। जैसे आप खुद ही थोड़ा दोनों ओर बारी बारी देकर ध्यान लगाइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, और मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी ऐसे है ना, इतना ही होना चाहिए, तो ऐसे करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक, ये बड़े बड़े ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, देखिए। और वही मैं ही तो एफर्ट लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जा रही है, जो डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इससे ले नहीं रहा, तो ये हाथ मेरा सोर्स होगा। वैसे ही क्या है कि बहुत सारे जो वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में एंटीना के अंदर बड़े ऑसिलेशन हो रहे हैं, बहुत सारे ऑसिलेशन हो रहे हैं, लेकिन एंटीना से जो सर्किट जुड़ा हुआ है, जो रिसीवर सर्किट है, OLCR सर्किट है, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आने वाले जिस वेव की फ्रीक्वेंसी से सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, उस फ्रीक्वेंसी वाली करंट बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की होगी और उसी के फ्रीक्वेंसी का साउंड लाउड आने लगेगा, तो बोलेंगे ट्यून हो गया, ये ट्यूनिंग हो गई, ये ट्यूनिंग सर्किट है। तो और तो फ्रीक्वेंसी आप रेडियो में तो बदलते हैं घुमा के बदलते हैं, तो क्या बदलते हैं, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, ताकि वो कई फ्रीक्वेंसी से मैच करे, कभी इस फ्रीक्वेंसी से मैच करे, कभी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करे, क्योंकि ये ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/√LC ऐसा होता है ना, तो L या C को बदल देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो जब ट्यून करते हैं, घुमाते हैं किसी ट्यूनिंग सर्किट को, तो C या तो L दोनों को चेंज करते हैं। L कैसे बदल सकता है, इंडक्टर है, इंडक्टर की लेंथ बदल जाए, इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ बदल जाए, इंडक्टर के अंदर कोई मटेरियल है अगर भरा हुआ है वो चेंज हो जाए या आगे पीछे हो जाए, तो ऐसा होगा। कैपेसिटर है, वो कब बदलेगा, प्लेट्स के बीच का गैप बदल जाए, सामने की एरिया बदल जाए, पूरी एरिया सामने है, ऐसे है, थोड़ा ऐसे हो जाए तो एरिया कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, ये ऐसे तो ये बदल देंगे तो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और आने वाली फ्रीक्वेंसी आप तो बदल नहीं सकते, कई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो अपना सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदलने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे, यहाँ सर्किट की ही फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे, तो जिस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा था वहाँ आने वाली कई फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आप बदल रहे हैं सर्किट की घुमा कर,
तो जिससे जिससे मैच कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लाउड साउंड आने लगती है। तो घुमाते जाएंगे रेडियो में, तो कभी कहेंगे गोरखपुर पकड़ रहा है, तो कभी बनारस पकड़ रहा है, कभी इलाहाबाद पकड़ रहा है, कभी लखनऊ, कौन कौन से स्टेशन ये कैच करने लगता है, तो उसको कहते हैं ट्यूनिंग। तो इस टेक्निक का यूज ट्यूनिंग सर्किट में करते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन इसका ये कहाँ है? सो phenomenon of resonance is used in tuning circuits of radio and टीवी सेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे जो आने वाली डिफरेंट स्टेशन से वेव्स हैं वो सोर्स की तरह काम करती हैं और वो ऑसिलेशन कराती हैं एंटीना में। ठीक है, सो रेडियो वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट stations act as driving source and oscillate charges। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है उसमें, तो चार्जेस का ऑसिलेशन होता है। चार्जेस इन द एंटीना। ओके, अब क्या होगा? सर्किट की फ्रीक्वेंसी CIL की वैल्यू चेंज करते हैं। ओके, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी of receiver circuit is varied by changing values of L and C। इस वेरिएशन में जहां जहां क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करती है वहां उस स्टेशन के लिए यहां पर रेजोनेंस होता है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, अब कई नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, L और C बदलता रहेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदलती रहेगी, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आने वाली जिस वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी उसके लिए लाउड साउंड आएगा, है ना। व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट मैचेस विद frequency of incoming waves from any station, कौन सा स्टेशन, रेडियो या टीवी स्टेशन, है ना, मतलब रेडियो और टीवी जो बोलते हैं ना वो उनके स्टेशन होते हैं ना, ट्रांसमिटिंग स्टेशन, रेडियो और टीवी। ओके, रेजोनेंस occurs and loud sound is heard। okay,
हाँ, इसके लिए एनर्जी कौन देता है? नेचुरली जो सेल या बैटरी यूज़ करते हैं वही एनर्जी देता है। वो ऐसा नहीं कि वेव्स एनर्जी देती हैं। हाँ, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती हैं और उसके एम्पलीट्यूड को उस फ्रीक्वेंसी के साथ लाउड साउंड आ सकती है, तो एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ये ले सकता है। तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। तो बहुत कमाल की चीज़ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप इसको देखिएगा ध्यान से, जिसे भूल जाए फिर देख लीजिएगा और बिल्कुल दूसरों तक ज़रूर बात पहुंचाइएगा। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत यूज़ होने वाले हैं। ठीक, आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही काम के हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहिए।